हेलो दोस्तों। तो आज की तारीख है 21 फरवरी और हम डिस्कस करेंगे इसमें दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस की समरी। तो आज का जो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और वो है सेडिशन से रिलेटेड। तो जो दिशा रवि जो हमारी एक्टिविस्ट है उनको भी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। तो उन पे जो राजद्रोह का केस लगाया हुआ है आईपीसी सेक्शन 124 है। तो हम जानेंगे कि ये 124 है एक है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट आए हैं, इसके क्या क्या किस प्रकार से मिसयूज हो रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप हेडिंग पढ़िए जो न्यूज़पेपर की हेडिंग है कि विरोध पर भी राजद्रोह। विरोध मतलब जब हम किसी सरकार के किसी फैसले का विरोध करते हैं तो क्या ये भी एक राजद्रोह है। लेकिन शायद कुछ फैसलों से जब जब अभी रिसेंटली जब शशि थरूर का ट्वीट हुआ या दिशा रवि का ट्वीट हुआ तो कुछ लोगों ने ये बोला कि ये एक गवर्नमेंट के जो विरोध गवर्नमेंट की पॉलिसीज का जो विरोध कर रहे हैं उसको भी एक राजद्रोह की श्रेणी में ले लिया गया है जो कि गलत है। अब इसके अभी एक रिसेंटली एक केस हुआ था कि जिसमें किसान आंदोलन से रिलेटेड एक फेक वीडियो पब्लिश हुआ था। तो उसमें तो उस वो केस गया दिल्ली कोर्ट में और दिल्ली कोर्ट ने अभी उस पे एक रिसेंट टिप्पणी दी है जो काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलरली सेक्शन सेडिशन से रिलेटेड जो सेक्शन है उस पर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जो राजद्रोह का जो कानून है, राजद्रोह का जो कानून है वो शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक राज्य के लिए एक अच्छा कानून है। लेकिन इसका उपयोग लोगों को चुप कराने के लिए नहीं किया जा सकता। और हाईकोर्ट और जो दिल्ली कोर्ट है उसने ये साफ बोला है कि इसका उपयोग उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जहां हिंसा के जरिए शांति भंग करने का प्रयास किया गया हो या फिर जहां हिंसा न हो, लोगों को भड़काया ना गया हो या कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया हो जिससे हिंसा हुई हो, तो वहां पे इस कानून को उपयोग करने का कोई पर्पस नहीं बनता है। तो हम आगे चलते हैं कि सेक्शन 124 आईपीसी का सेक्शन 124 है क्या और इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है। समर्थन करना मतलब कि मान लो कोई कंटेंट है जो देश विरोधी है, अगर मैं उसको सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देता हूँ तो भी एक उसका समर्थन करना हो जाता है। या कोई राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करना मतलब जो भी राष्ट्रीय ध्वज है हमारे, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा राष्ट्रीय गान होगा, अगर मैं राष्ट्रीय झंडे को मैं तिरंगे को कहीं जला देता हूँ या मैं राष्ट्रीय गान का अपमान करता हूँ या फिर मैं संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ। संविधान को नीचा दिखाने का मतलब क्या, मैं उसके जो संविधान के मूल प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो नहीं करता हूँ और उनके वायलेंटली लोगों को दिखाते हुए उनकी अवहेलना करता हूँ या संविधान की प्रति को पब्लिक के सामने जलाने की कोशिश करता हूँ, तो संविधान को नीचा दिखाना हो गया। तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टूल है गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि देश की एकता और अखंडता को बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है। तो अब इसके प्रोविजन क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये राज इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ये कोग्निजेबल नॉन कंपाउंडेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो मतलब कि ये एक गैर जमानती, मतलब इसमें आपको थाने से जमानत नहीं मिलेगी, आपको अदालत जाना पड़ेगा जमानत के लिए। एक संज्ञेय अपराध भी है, मतलब इसमें वारंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये गैर यौगिक अपराध है, मतलब दो पक्षों के बीच इसमें आपस में अब सेटलमेंट नहीं कर सकते हम कि हाँ ठीक है भाई माफ किया, कहाँ सुनी माफ नहीं, इसमें सुलह की कोई गुंजाइश भी नहीं होती है। अब अगर आप पे एक बार सेक्शन 124 ए लग गया तो उसके बाद आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, आपको नौकरी में दिक्कत आएगी। जैसे अभी कन्हैया कुमार के केस में हुआ था कि उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। लेकिन ये अब बात आती है कि इसका ओरिजिन क्यों हुआ था और ये अभी तक क्यों बना हुआ है, ये हम डिस्कस करेंगे और इसका विरोध क्यों होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका विरोध क्यों होता है। इसका विरोध प्रेजेंट डे में इसका विरोध इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 जो संविधान का 19 अनुच्छेद 19 है उसमें जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो हम अगर किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का विरोध करते हैं तो उसका तो आजकल चलन बढ़ गया है कि इसमें पिटीशन के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो मतलब जिसमें हम जब भी सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको दबाने के लिए सरकार द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ये मैं अभी की सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं ये आजादी के बाद से ही हमेशा से ही इसका उपयोग किया गया है, चाहे वो इमरजेंसी के टाइम हो या फिर हमेशा से मतलब इसका उपयोग किया गया है। और सबसे तीसरी बात
पहली बात ये हमारी आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है, दूसरी ये है इसका मिसयूज होता है, तीसरी इसमें जो एक अगर हम कुछ बोल देते हैं, एक तो पहले अगर हमने सिर्फ सरकार की आलोचना की है, हमने कोई हिंसा नहीं भड़काई अपने भाषण से, अपने किसी आर्ट से कभी कोई भाषण कोई हिंसा नहीं भड़काई, लेकिन तब भी अगर हम पर ये सेक्शन ठोक दिया जाता है तो हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, एक पुलिस जमाने नहीं देगी, तो ये काफी लंबा प्रोसेस होगा और उसमें हमें काफी सफर करना पड़ सकता है। तो अब ये कानून बना क्यों, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और आगे क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 18 जब 1857 हुआ, उसके बाद 1870s के टाइम पे क्या हुआ, एक वहाबी मूवमेंट चल रहा था जो मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आईपीसी की जो 1860 में बन चुका था, तो आईपीसी में एक सेक्शन ऐड किया, एक धारा ऐड की 124 है, वो इसीलिए थी कि जो विद्वेष भड़काते हैं समाज में तो उससे निपटा जा सके। अब इसके बाद इसका यूज बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट हुआ, उसके बाद गांधी जी के अगेंस्ट हुआ, और मतलब इसका यूज होता रहा है, और इसको एक काला कानून भी बोलते थे। लेकिन अब उस टाइम पे इसमें काला पानी की सजा होती थी, तो क्या आजादी के बाद हमने इसे हटाया? नहीं। जब आजादी हम 1947 में आजाद हुए हैं, तो उस टाइम पे हमने इसको बरकरार रखा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे भी देश की एकता और संप्रभुता को बचाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। अभी फिलहाल में 1967 में यूए पे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, लेकिन उस टाइम पे नहीं था, तो ये इसको बरकरार रखा गया। उस टाइम पे ऐसा बिलीव किया गया था कि इसका रेयरली यूज किया जाएगा। और फिर उसके बाद 1958 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक भी बता दिया था, लेकिन फिर उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध मानते हुए इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ शर्तें लगा दी थी। हम देखेंगे वो शर्तें क्या है। और अभी रिसेंटली 2018 में जो लॉ कमीशन है, विधि आयोग है, उसने भी इसके दुरुपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की थी। तो ये हमने देख लिया इसका ओरिजिन और हिस्ट्री और इसका विरोध क्यों होता है। अब जो ब्रिटिशर थे वो खुद इस लोग को आए थे, उन्होंने ही खत्म कर दिए, तो क्या इंडिया को उसको खत्म कर देना चाहिए? तो हम देखते हैं कि जो 4 मेन इंपोर्टेंट देश हैं जहां पर ऐसा राजद्रोह के कानून बने हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी है वहां पे, लेकिन लिमिटेड है। अमेरिका में भी है, लेकिन वहां पे भी ओनली जो मेनली जो पॉलिटिकल भाषण होते हैं उनको थोड़ा संरक्षण है, वरना वहां पे भी इसका क्रिटिसिज्म ही होता है। न्यूजीलैंड में बिल्कुल खत्म कर दिया गया है 2017 में, और ब्रिटेन ने भी इसको खत्म कर दिया गया है। तो अब जो रिसेंट कुछ केस है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो शशि थरूर वाला केस हुआ था, जिसमें उन्होंने एक ट्रैक्टर रैली में एक आदमी मर गया था, उसके पर ट्वीट किया था कि ये पुलिस की वजह से, पुलिस की गोली से मरा हुआ है। तो उस पे भी शशि थरूर पे राजद्रोह का केस हो गया था। पत्रकार विनोद दुआ पे भी हुआ था, तब उन पे आरोप लगे थे कि आप यूट्यूब पे फर्जी सूचनाएं फैलाते हो। कन्हैया कुमार का केस सभी को याद होगा। हाथरस कांड का भी आपको याद होगा, जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पे भी राजद्रोह का केस लगा। और अभी लेटेस्ट में जो किसान आंदोलन टूल किट मामला है, उसमें जो पर्यावरण कार्यकर्ता है दिशा रवि, उस पे भी ये केस लगा हुआ है। तो इसका मतलब कहीं अब इसका मिसयूज क्यों हो रहा है? अब मिसयूज हो रहा है तो इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा? तो आप ये न्यूज पढ़िए। राजद्रोह में गिरफ्तार सिर्फ 2% लोगों पर ही अदालत में आरोप तय किए जा सके। मतलब कि जो एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का डेटा है 2014 की 2016, उसमें भी ये साफ साफ दिखाता है कि सिर्फ 2% लोगों पर जो सेडिशन के चार्जेस हैं वो प्रूव हुए हैं। उसके अलावा जो जितने भी 98% केसेस हैं वो मतलब बेबुनियाद थे, मतलब वो सेडिशन के दायरे में नहीं आते थे। तो इसका मतलब इसका मिसयूज काफी बढ़ रहा है। अब इसका मिसयूज बढ़ रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। सुप्रीम कोर्ट में इसमें 2 इंपॉर्टेंट केस है, हम उनको याद रखेंगे। पहला केस की बात करते हैं हम, तो पहला 1953 का में जब बिहार में जो फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के जो केदारनाथ सिंह थे, उन्होंने वहां की जो तत्कालीन जो भी लोकल गवर्नमेंट थी उसकी निंदा की थी। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया और बोल कमेंट्री होती रही। तो 1962 में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और उसने कहा था कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना
किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं गिना जाता। भले ही कितने ही कठोर शब्द कहे गए हों, लेकिन अगर वो हिंसा नहीं भड़काते हैं तो राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। दूसरे केस की हम बात करते हैं, जब बलवंत सिंह बनाम पंजाब स्टेट, तब इसमें क्या हुआ था कि जो दो सरकारी कर्मचारी थे, बलवंत सिंह और एक अन्य, उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। ये अभी भी लगते रहते हैं, बात अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तब भी बोला था कि खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी राजद्रोह के दायरे में इसलिए नहीं आती क्योंकि समुदाय के अन्य सदस्यों ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर समुदाय के सारे लोग निकल के तलवार निकाल के सड़क पे आ जाते हैं खालिस्तान खालिस्तान करते हुए, तब ये सिटीजन कहलाएगा। सिर्फ नारेबाजी करने से राजद्रोह नहीं हो सकता। कैजुअल तरीके से अगर कोई नारेबाजी करता है तो वो राजद्रोह नहीं हो सकता। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो आज भी इतने ही रिलेवेंट है जितने पहले थे। अब आगे हम चलते हैं, हम बात करते हैं राइट टू डिसेंट। तो इसका मतलब ये है कि जब हम सरकार के कुछ फैसलों से असहमति दिखाते हैं तो क्या हमें असहमति का अधिकार है? हमें बिल्कुल असहमति का अधिकार है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में सहमति होना और असहमति होना एक नेचुरल सी बात है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे जजमेंट में बोला है कि असहमति लोकतंत्र का एक सुरक्षा वाल है। ये लोकतंत्र का एक सुरक्षा वाल है। नागरिकों के पास ऐसी स्थिति या मामलों की स्थिति से असहमत होने, निंदा करने या निर्णय लेने का अधिकार है जो अन्यायपूर्ण हो और दमनकारी हो। तो अगर गवर्नमेंट कुछ अन्यायपूर्ण करती है या दमनकारी जो पॉलिसीज हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को, उसमें सिटीजन के पास है, सिटीजन के पास एक राइट है कि वो उससे डिफर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोचती है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाउंड्रीज है हमारे आर्टिकल 19 के अंदर, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो रेस्ट्रिक्शन है उनके अंदर रहते हुए हमारे जो थॉट है, हमारे क्या सोचते हैं सरकार के फैसलों के बारे में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये लोकतंत्र की एक आजादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जो राइट टू जो डिसेंट है, ये किस तरह से सरकार को भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये असंतोष और शिकायतों को व्यक्त करता है। ये अगर हमारी जो गवर्नेंस है या शासन में कुछ कमियां होंगी उनको उजागर करेगा, और ये एक अकाउंटेबिलिटी लेके आता है। जो ऑफिसर्स होते हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी ये लाता है, क्योंकि हम अगर किसी के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो एक सरकार पे प्रेशर क्रिएट होता है मीडिया में कि हाँ, कि जैसे पुलिस पे हो गया या सरकार की पॉलिसी पे, तो सरकार के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं तो उन पे अगर हम आवाज उठाते हैं तो एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है, तो उस पर रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का आता है। अब अब बात करते हैं कि क्या इसको खत्म ही कर देना चाहिए। तो खत्म करना भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला है कि कानून को ये कि किसी कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए तो सिर्फ इस भावना से तो हम कानून को अमान्य नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानून भारत की राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित करने के लिए बड़ा जरूरी है। ये उन तत्वों को हतोत्साहित करने के लिए बड़ा जरूरी है जो सार्वजनिक अवस्था पैदा करने के लिए हिंसा भड़काना चाहते हैं या चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब सरकार अपने अपोजिशन लीडर्स को टारगेट करती है, या फिर जो लिबरल जो अत्यधिक संवेदनशील मुद्दों पर प्रेस मीडिया या फिर जो भी एक्टिविस्ट होते हैं उनकी आवाज को दबाने के लिए यूज करती है। तो हमें हमेशा जब भी इसका यूज करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि जब तक ऐसा एक्ट हिंसा, असंतोष और अराजकता नहीं फैलाता है, तो सरकार की आलोचना करना कोई राजद्रोह नहीं है। अब अब आगे का रास्ता क्या क्या हो सकता है? तो जो हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, तो पहला, जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसियां, मतलब ऑब्वियसली पुलिस, तो उनमें अवेयरनेस का होना बड़ा जरूरी है। दूसरा, जो देशद्रोह है ना, वो एक माइन्यूट, मतलब देशद्रोह और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच एक ना थिन लाइन है, तो एक अत्यंत सूक्ष्म है। तो हमें इसको बहुत सावधानी से देशद्रोही के खिलाफ यूज करना चाहिए, ना कि आलोचना को दबाने के लिए। तीसरा, जो सभी भाषण संबंधी अपराध हैं उनको जमानती अपराध बना देना चाहिए, ताकि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो चिलिंग इफेक्ट आता है राजद्रोह के कारण से, वो नहीं हो, और हम अच्छे से हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को यूज कर पाए एक प्रोडक्टिव वे में, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में, गवर्नमेंट को, ताकि वो एक अच्छे कानून, वो गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट हम उसके अगेंस्ट है, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हाँ शायद इसमें और भी बेहतर किया जा सकता है।
या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के कुछ लोग हों या और हमारे समाज से कुछ जो प्रसिद्ध नागरिक हों उनसे कमेटी बनाई दी जाए, और वो कमेटी तय करे कि हाँ ये जो भी एक्ट है, कोई भी किसी ने, जैसे दिशा रवि का एक्ट हो गया, कोई भी एक्ट हो गया, वो सेक्शन 124A के अंदर आता है या नहीं आता है। और जो इस अपराध को गैर संज्ञेय भी बना देना चाहिए, ताकि कम से कम वारंट की जरूरत हो, अगर पुलिस अपने मनमानी तरीके से काम करे तो उसकी न्यायिक जांच हो सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।